मॉर्निंग एवरीवन। एटॉमिक लाइफ में आपका स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोजेनेसिस, जो कि एमएससी जूलॉजी के जितने बच्चे हैं सेम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये LAQ SAQ में लिखने के लिए आता है। साथ साथ MCQ में भी इसके कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो थर्मोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे एंडोथर्म्स को। एंडोथर्म्स क्या होते हैं? देखिए, हालांकि आप लोग इस टर्म से तो रूबरू होंगे ही, फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा। इंडो मतलब होता है अंदर, ठीक है। थर्म्स मतलब हीट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू हीट का जनरेशन करते हैं अपने बॉडी के अंदर, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एंडोथर्म्स बोलते हैं, या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे भाषा में बोला जाए, दूसरा डिफिनेशन लिया जाए, तो इनकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल आपको ह्यूमन बींग की ले लूँ मैं, तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होता है, चाहे वो समर सीजन हो या फिर विंटर सीजन हो। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इंडोथर्म्स को कि इंडोथर्म्स आर एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, इंडोथर्म्स आर द एनिमल्स दैट कैन रेगुलेट that can regulate their body temperature by generating heat internally। ठीक है, ठीक इसी का उल्टा कर दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे इक्टोथर्म्स। इक्टोथर्म्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर है रेगुलेटेड बाय द इन्वायरमेंट। इनमें जो है, जो बॉडी टेम्परेचर है रेगुलेटेड बाय द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसे इनका बॉडी का टेम्परेचर भी हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, अब देखते हैं फ्रॉग में, देखते हैं वो विंटर स्लीप या समर स्लीप के लिए भी चले जाते हैं। कई तरह का ऑर्गेनिज्म आप सुने होंगे, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, ठीक है, एस्टिवेशन। तो ऐसे आप सुनते हैं विंटर स्लीप या समर स्लीप में ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं थर्मोजेनेसिस। ठीक है, तो थर्मोजेनेसिस अगर वर्ड को आप समझे तो थर्मो का मतलब होता है हीट, और जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट करना, प्रोडक्शन करना। तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन। तो थर्मोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, हीट का प्रोडक्शन करता है। तो थर्मोजेनेसिस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? थर्मोजेनेसिस का जो प्रोसेस है आपको जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल है उसमें आपको थर्मोजेनेसिस का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। साथ साथ कुछ प्लांट्स भी हैं, थर्मोजेनिक प्लांट्स जिसे हम बोलते हैं, वो भी थर्मोजेनेसिस प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा है एंडोथर्म्स जो है बहुत तरह के वेरियस मैकेनिज्म को वेरियस वे के थ्रू अपने बॉडी में हीट या मेटाबॉलिक हीट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, या हम इसको दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं, थर्मोजेनेसिस इज ए रिस्पॉन्स टू द कोल्ड एनवायरनमेंट। कोल्ड एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में हम एंडोथर्म्स क्या करेंगे, हीट का जनरेशन करेंगे टू प्रिवेंट द कोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, थर्मोजेनेसिस की अगर टाइप्स की बातें की जाएगी तो आपको एक सीविंग थर्मोजेनेसिस देखने को मिल रहा है, दूसरा नॉन सीविंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग ओनली पढ़ेंगे सीविंग थर्मोजेनेसिस। सीविंग थर्मोजेनेसिस में आप देख रहे हैं कि ये हमारे बॉडी का जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि व्हाइट फैट का कन्वर्जन हो जाएगा ब्राउन फैट में, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट का प्रोडक्शन होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग पढ़ते हैं सीविंग थर्मोजेनेसिस में। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होगा भाई? ये जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल है उसमें आपको सीविंग थर्मोजेनेसिस देखने को मिलता है। वेराज नॉन सिविल थर्मोजेनेसिस की बातें करें तो एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें आप कैम पाथवे को पढ़ेंगे, काइनेज पाथवे के थ्रू आप देखेंगे कि हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। कैम पाथवे क्या है, काइनेज पाथवे क्या है, आप लोग सेल्स इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़े हुए होंगे। इसमें ब्राउन फैट का इन्वॉल्वमेंट होता है और एक तरह का सेलुलर मैकेनिज्म है। ठीक है, और ये आपको प्लेसेंटल मैमल्स में आपको या फिर यूथेरियंस में आपको देखने को मिलता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सिविल मैकेनिज्म में। देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आपने जस्ट बताया कि एक मैकेनिज्म है हीट जनरेशन का, कहाँ पे? एंडोथर्म्स में। इसमें होगा क्या कि आपके बॉडी में जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, और ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन हीट का जनरेशन होगा, और हीट आपको देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ
chemical energy of ATP into the kinetic energy which causes the generation of heat in the form of energy। ठीक है, ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है, इट इज अ पार्ट ऑफ होम्योस्टैटिस। हम लोग अभी मैंने जस्ट एग्जांपल आपको बताया था कि हमारे ह्यूमन बींग की बातें करें तो 37 डिग्री सेल्सियस आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो ये एक होम्योस्टैटिस का ही पार्ट है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है अपने बॉडी के हीट को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है एज वी मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर। एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म वर्क करता है। देखिए हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर डाउन होगा मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर जैसे ही होगा तो कोल्ड रिसेप्टर्स क्या करेंगे, सेंस करेंगे। जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ कोल्ड रिसेप्टर्स को सिग्नल मिलेगा, कोल्ड रिसेप्टर्स क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल सेंड करेंगे, हाइपोथैलेमस फर्दर इफेक्टर ऑर्गन को सिग्नल भेजेगा फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स। देख रहे हैं इफेक्टिव ऑर्गन है, उस ऑर्गन में जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट किए और कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण हीट का जनरेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ये हीट का जनरेशन हो जाएगा फर्दर बॉडी हमारे उसी बॉडी टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह का इस फ्लो चार्ट से हमें ये समझ में आता है कि जो ये सिवरिंग थर्मोजेनेसिस है ये एक तरह का इन्वॉल्वेंट्री सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स है जो कि आपको स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलता है। और जैसे स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हीट का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये एक देख रहे हैं कि जैसे आपका बॉडी व्हेन कोर टेम्परेचर ड्रॉप, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा सिवरिंग रिफ्लेक्स क्या होंगे, ट्रिगर्ड होंगे, सिवरिंग रिफ्लेक्स को सिग्नल मिलेगा और ये होम्योस्टैटिस को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म यहाँ आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे दो फाइबर्स के बारे में हमको पढ़ना है, सी फाइबर और ए डेल्टा फाइबर। ये दोनों ऐसे फाइबर्स हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन की तरह वर्क करते हैं। जो भी हमारा इफेक्टर ऑर्गन होगा, जैसे जहाँ पे आपका कोल्ड, जैसे यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में ये स्किन है, स्किन क्या है, एक्सपोजर हुआ है कोल्ड इन्वायरमेंट में। तो ये क्या, जैसे एक्सपोजर हुआ तो ये सिग्नल सेंस किए, आपके यहाँ पे जो स्टिमुलस है उन्होंने सेंस किया, अपने सिग्नल्स को भेजा किसको, सी फाइबर और ए डेल्टा फाइबर को। तो ये कैसे नर्व्स हैं, आप देख रहे हैं ए डेल्टा फाइबर एक तरह का माइलिनेटेड नर्व है जो कि आप लोग पढ़े हैं 11th-12th क्लास में पढ़े ही होंगे कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो इम्पल्स को फास्टली कैरी करते हैं एज कम्पेयर टू द अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो सी फाइबर है वो अनमाइलिनेटेड है और ए डेल्टा जो फाइबर है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। तो ये इम्पल्स को कैरी किया और सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसके रिस्पॉन्स में मोटर न्यूरॉन के थ्रू अपने मैसेज को सेंड करेगा टू द इफेक्टर ऑर्गन्स, और इफेक्टर ऑर्गन क्या करेंगे, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे जिसके कारण आपके बॉडी में जो स्टोर्ड ब्राउन फैट है वो वाइट फैट है वो ब्राउन फैट में कन्वर्ट होगा और ब्राउन फैट फर्दर हीट के जनरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे एक कोल्ड जैसे आपके बॉडी ऑर्गन में या स्किन पे कोल्ड टेम्परेचर, जैसे कोल्ड टेम्परेचर आया हमारे सी और ए डेल्टा फाइबर्स को इम्पल्स मिला, ये इम्पल्स या सिग्नल मिला, इस सिग्नल को ये ट्रांसफर कर दिए। ये सिग्नल क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे आपके लेटरल पैराबैंकियल न्यूक्लियस में थ्रू लेसर ट्रैक्ट के थ्रू ये लेटरल पैराबैंकियल न्यूक्लियस यानी जो प्रोन्स का रीजन है हमारे ब्रेन में वहां तक सिग्नल ट्रांसफर होगा। फर्दर ये सिग्नल प्री ऑप्टिक एरिया हाइपोथैलेमस में प्री ऑप्टिक एरिया प्रेजेंट होता है जो कि हमारे थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, स्लीप में हेल्प करता है। प्री ऑप्टिक एरिया के थ्रू ये चला जाएगा इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस के पास। इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस से ये जो सिग्नल हो ट्रांसफर हो जाएंगे पोस्टीरियर न्यूक्लियस पे। अब पोस्टीरियर न्यूक्लियस क्या करेंगे, इफेक्टर एरिया फॉर हीटिंग, मतलब ये इफेक्टर रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे जिसमें आपको देखने को मिला है सीवरिंग और दूसरा है वैसो कंस्ट्रक्शन। सीवरिंग में क्या होगा कि बॉडी का जो मसल्स है वो सीवर करेगा और सीवर करने का परिणाम ये होगा कि जो भी हमारे बॉडी में केमिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएंगे और इस तरीके से हीट का जनरेशन होगा। अच्छा, होता क्या है ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन जैसी होगा मसल्स में तो मसल सिक्रेट करेंगे आयरिसिन हार्मोन। ये आयरिसिन हार्मोन क्या करेगा, व्हाइट फैट का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, व्हाइट फैट ब्राउन फैट में कन्वर्टेड होगा और देख रहे हैं फर्दर यहाँ पे भी आपका हीट का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये मैकेनिज्म हुआ कि बॉडी को सिग्नल मिला, बॉडी ने पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस तक इस सिग्नल को ट्रांसफर किया। ठीक है, और जैसे ट्रांसफर होगा तो सीवरिंग मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वैसो कंस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे हमारे बॉडी
कोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपोजर होगी, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कंस्ट्रिक्ट यानी जो ब्लड वेसल्स, अगर हम आपको यहाँ दिखाएं, जो ब्लड वेसल्स मान लेते हैं दिस इज द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो कम हो गया तो वो फर्दर नॉर्मल टेम्परेचर तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे एक हाइपोथैलेमस का एक रीजन भी बना हुआ है, दिस इज द रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में देख रहे हैं प्री ऑप्टिक लोब है जो कि थर्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये आपका एंटीरियर लोब है। जैसे एंटीरियर लोब के पास सिग्नल मिलेगा या ट्रांसफर कर देगा पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब से आपको इफेक्टर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब फर्दर ये इफेक्टर रिस्पॉन्स क्या करेंगे, सीवरिंग मैकेनिज्म को क्या करेंगे, सीवरिंग मैकेनिज्म को लीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीवरिंग मैकेनिज्म्स। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉन सीवरिंग मैकेनिज्म्स। थैंक यू।